पटना में तेजस्वी यादव पर जेडीयू का हमला। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा तेजस्वी यादव की हुई बोलती बंद। 19 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। जेडीयू के आरोप पर आरजेडी का पलटवार। कहा तेजस्वी यादव के दबाव की वजह से चूंकि सरकार बजट सत्र का समय बढ़ाने में सरकार ने बढ़ाया। पूर्वी चंपारण में मिशन परिवार विकास अभियान को दिखाई गई हरी झंडी। अभियान के तहत लोगों को किया गया जागरूक। परिवार नियोजन से संबंधित सेवा की जाएगी प्रदान। और मोतिहारी में मोटर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने कार से बरामद किया शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू ने हमला बोला है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि बिहार के प्रवासी नेता प्रतिपक्ष या यूं कहें अनुकंपा के आधार पर बने नेता प्रतिपक्ष कुछ दिन पहले कह रहे थे यदि बजट सत्र छोटा चलेगा तो हंगामा करेंगे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। और अब बजट सत्र 19 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा तो उनकी बोलती बंद हो गई है। सबको मानते हैं कि विधायिका में शैक्षणिक पात्रता की जरूरत नहीं होती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले बेसिक विधायिका की समझ होनी चाहिए थी। बिहार के प्रवासी नेता प्रतिपक्ष या यूं कहें अनुकंपा के आधार पर बने हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अभी कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि बजट सत्र छोटा चलेगा तो हम हंगामा करेंगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। और अब जब बजट सत्र 19 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक चलना है तो इनकी बोलती बंद हो गई होगी। हम लोग मानते हैं कि विधायिका में शैक्षणिक पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले बेसिक विधायिका की तो समझ आपको होनी ही चाहिए थी ना। असल में दोष आपका नहीं है, आप लोग अभी भी चरवाहा विद्यालय के दौर में ही जी रहे हैं। आधुनिक बिहार का निर्माण ना आपको दिखता है और दिखता भी है तो पचता नहीं है। इसीलिए इस तरह की बेबुनियादी बातें हमेशा आप करते आए हैं। जेडीयू के आरोप के बाद आरजेडी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दबाव की वजह से सरकार को झुकना पड़ा। ये तेजस्वी यादव जी की जीत है, इसका श्रेय तेजस्वी को जाता है कि बजट सत्र को बड़ा करना पड़ रहा है सरकार को। अब जनता के मुद्दे को अब सत्र में विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाया जाएगा। विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी के दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ा। ये तेजस्वी यादव जी की जीत है और ये श्रेय तेजस्वी यादव जी का है कि बजट सत्र को लंबा करना पड़ा सरकार को और जनता के मुद्दे अब सत्र में विपक्षी पार्टियां उठाएंगी। सभी माननीय विधायक को उठाने का मौका मिलेगा। सरकार की तो मंशा थी कि सत्र को छोटा रखा जाए जिससे सवालों के बौछार से सरकार बचे, लेकिन तेजस्वी यादव जी के दबाव के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और ये सारा श्रेय तेजस्वी यादव जी का है कि आज बजट सत्र इतना लंबा होगा और सभी माननीय विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सवाल पूछने का मौका मिलेगा। इसलिए सरकार के लोग जो पीठ थपथपा रहे हैं ये सरकार का देन नहीं है। सरकार ने तो पहले ही कहा था कि छोटा सत्र बुलाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जब दबाव बनाया तो सरकार को झुकना पड़ा है। ये जीत है तेजस्वी यादव जी की। अब जनता की आवाज सदन में उठेगी और गूंजेगी। तेजस्वी यादव जी के सवालों के बौछार से बचने के लिए सरकार छोटा सत्र बुलाना चाहती थी। अब ये मंशा सरकार की सफल नहीं हो पाई। और झारखंड के बहुचर्चित मेधा घोटाला मामले पर सीआईसी पारा एक बार फिर गर्म हो गया है। बता दें कि सीबीआई ने हाल ही में इस मामले पर अपनी जांच पूरी कर ली है और जांच में जेपीएससी संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के 55 अधिकारियों की नियुक्ति को गलत पाया गया है। जल्द ही सीबीआई इस मामले में अब चार्जशीट दायर करने जा रही है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस, बीजेपी और जेएमएम तीनों दलों ने साफ कर दिया है कि इस मामले में न्यायालय का जो भी फैसला करेगी
हम उसका सम्मान करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हम कानून का सम्मान करते हैं, जो भी फैसला होगा वो न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है। इधर जेएमएम के केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि यह घोटाला बीजेपी के शासनकाल में हुआ था और अब बीजेपी कानून का सम्मान करने की बात कह रही है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि कांग्रेस जीरो टॉलरेंस में काम कर रही है। न्यायालय का जो भी फैसला आएगा और जो अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा उन्हें कार्य मुक्त होना होगा, भले ही वो वर्तमान में प्रशासन में किसी भी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। सरकार के स्तर पर उस पर कोई भी निर्णय या उस पर ये उनका सपोर्ट करने का काम नहीं किया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि चीजें जो है वो दूध का दूध पानी की तरह साफ हो और भ्रष्टाचारी जो है अगर किसी ने गलत किया है तो उसका दंड उसको मिले, ताकि एक नजीर पेश हो सके कि आगे भी आने वाले दिनों में इस चीज को विराम लगाया जा सके। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस एकदम जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी और हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। 55 लोग जो चार्जशीट पे जिनका नाम आया है, जिनको चिन्हित किया गया है, तो ये तो सभी बाबूलाल जी के दुलारे लोग थे। उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद जी उनके बहुत निकट के रहे थे, शांति देवी जी, नागेश जी, राकेश प्रसाद जी, इन लोगों ने अपने परिवार को, जो तत्कालीन मंत्री भी थे उनके भाई को, सत्ता के जो विधायक थे उनके भाई को, इस तरह से भाई भतीजा नौकर चाकर सबको लोगों ने नौकरी देने का काम किया। अब वो चिन्हित हुए हैं तब उन पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी कानून का सम्मान करती है, न्यायालय का सम्मान करती है और किसी भी हम स्वागत करते हैं इस प्रकार के कानून के रास्ते में हम कभी भी अड़ंगा बनने का काम भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारों ने नहीं किया है। हम हमेशा कानून के साथ खड़े, जो निर्णय है आया है आएगा उसका भी हम स्वागत करेंगे। और प्रत्येक मंगलवार को 5 देश रत्न मार्ग में जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जिलों में आए फरियादियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिलकर अपनी समस्याएं रखी और इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने गंभीरता से उनकी फरियादों को सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्या के निपटारे के निर्देश दिए हैं। और इससे बिहार के अलग अलग जिलों से सभी अपने बिहार के लोग आते हैं और अपनी अपनी कठिनाइयों को बतलाते हैं। लेकिन एक बात हमने देखा है कि जो उनकी जो कठिनाइयां हैं वो जिला स्तर का है या प्रखंड स्तर का है, जिसका निदान उस स्तर पर हो जाना चाहिए, या पुलिस से जुड़ा हुआ विषय है तो पुलिस अधीक्षक के स्तर से होना चाहिए, होना भी है। और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जनता दरबार कार्यक्रम में मौजूद थे। उनके सामने जहानाबाद जिले से जुड़े एक मामला पहुंचा। इसके बाद डीजीपी एसके सिंघल को फोन लगा दिया गया और कहा कि जिले के एसपी आम लोगों की शिकायत नहीं सुन रहे हैं, ऐसे में उनको अपनी कार्यशैली में बदलाव करने की जरूरत है। तारकिशोर प्रसाद ने डीजीपी एसके सिंघल को कहा है कि आप लोगों से मुलाकात और उनकी शिकायत सुनने के लिए कम से कम हफ्ते में 2 दिन के लिए जिले के एसपी को बैठाना चाहिए। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि रात्रि गश्ती नहीं होने से जिले में अपराध बढ़ रहा है। एसपी खुद रात्रि गश्ती करे ताकि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सके। और पटना साहिब तख्त हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के 354वें प्रकाश पर्व को लेकर सिख श्रद्धालुओं में उत्साह है। आपको बता दें कि प्रकाश पर्व को लेकर गायघाट गुरुद्वारा से भव्य नगर कीर्तन किया गया, जो 5 प्यारे के अगुवाई में तख्त साहिब को रथ पर रखकर नगर भ्रमण करते हुए श्री हरिमंदिर पहुंचा। वहीं बैंडबाजों के साथ निकाली गई नगर कीर्तन में हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पंजाब से आए जाबाज कलाकारों ने एक से बढ़कर एक करतब भी प्रस्तुत किए। वहीं नगर कीर्तन को देखने के लिए सैकड़ों लोग इस दौरान सड़क पर भारी मात्रा में उमड़ पड़े और इसी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से नगर कीर्तन में सुरक्षा की व्यवस्था देखने को मिला। आज मुख्य प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री के आने की संभावना है। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार
प्रकाश पर्व में दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की कमी देखी जा रही है। पटना साहिब तक हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के 354वें प्रकाश पर्व को लेकर सिख समुदाय के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। काफी उत्साह देखा जा रहा है उनके बीच। और आपको बता दें कि प्रकाश पर्व को लेकर गायघाट गुरुद्वारा से भव्य नगर कीर्तन किया गया, जो पंच प्यारे की अगुवाई में तख्त साहिब को रथ पर रखकर नगर भ्रमण करते हुए श्री हरिमंदिर पहुंचा। वहीं बैंड बाजों के साथ निकाली गई नगर कीर्तन में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद रहे। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और पंजाब से आए जाबाज कलाकारों ने एक से बढ़कर एक करतब भी इस दौरान प्रस्तुत किए हैं। और मोतिहारी नगर के मोटर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर शव को पिपरा कोठी के मठबनावारी चौक के समीप से NH 28 पर खड़ी उनके ही स्कॉर्पियो से लावारिस हालत में बरामद किया है। चालक की सीट पर बैठे पुराने वाहनों के खरीद बिक्री करने वाले फर्स्ट चॉइस के मालिक अभिषेक सिंह के सिर में गोली मार दी गई है। पुलिस ने शव पर रखे पिस्टल को बरामद किया है, जिसके बाद परिजन हत्या की बात करते हैं तो पुलिस हत्या और आत्महत्या मान रही है। फिलहाल पुलिस दोनों ही बिंदुओं पर जांच कर रही है। हुआ है अभिलेख वीर का कि पुलिस का फोन आया, टूटू जी को गोली मार दिया है तो उनको लेकर मनी हॉस्पिटल में आ रहा है। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो देख रहे हैं कि ऐसे आ रहा है। ये फोन कर निकल गए तो हम लोग फोन शिकायत लग हम छोटो से कहली है। ओकर बाद हमारे लगे फिर 1-1.5 घंटा बाद हम छत पर बैठल नहीं सामने ऊपर तो फोन कर हमारा लगे हो थाना में फोन करी नहीं तो तारा थाना के स्टाफ उठे लगा फोन। ओकर बाद कहता कि मनी हॉस्पिटल में आप आइए लोग। जैसे झगड़ा झंझट फसाद ये सब जो है क्या इनके साथ होते रहा। और अभी जो हम लोग के पास फोन आया कि मनी हॉस्पिटल में टूटू भैया को गोली लग गया है, मनी हॉस्पिटल में है। यहाँ आके देखे तो गाड़ी मिला है बटवनवारी में और वहाँ पे जो है यहाँ गोली मारा हुआ है और गोली मारने के बाद पिस्टल जो है फिर गोदी में रखा हुआ है। ये शोक किया जा रहा है कि सुसाइड है, बट हम लोगों को नहीं लगता है कि सुसाइड है, नियोजित ढंग से मर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, ICU, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए BRO से MOU हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। पूर्व चंपारण जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पताही में प्रखंड विकास पदाधिकारी ऋतुरंजन कुमार और जिला फैसिलिटी ऑफिसर आयुषी राणा के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। मिशन परिवार विकास अभियान के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आज से 31 जनवरी 2021 तक विशेष रूप से मिशन परिवार विकास अभियान के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पताही में परिवार नियोजन से संबंधित सेवा प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रखंड प्रबंधक के द्वारा जागरूकता रथ रवाना के समय लोगों को मिशन परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जो है ना मिशन परिवार विकास अभियान के अंतर्गत जो है हम लोगों ने ये एक सूचना रथ मतलब निकाले हुए हैं, जो कि आज से लेकर के 10 दिनों तक लगातार गांव-गांव में जाकर के परिवार नियोजन के सभी साधनों के बारे में जानकारी मिलेगा लोगों को ऑडियो के माध्यम से। और यह कार्यक्रम लगातार चलाया जाएगा और यह कार्यक्रम जो है ना ये पताही प्रखंड के सभी पंचायत के सभी गांवों में चलाया जाएगा ताकि लोगों तक इसकी जानकारी मिल सके और लोग इसका लाभ उठा सके। आज से 31 तारीख तक एक विशेष रूप से यहाँ परिवार नियोजन का साधन उपलब्ध है जो कि लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उसी की जानकारी। और सहरसा में आपसी रंजिश में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के डुमराल चौक के पास की यह पूरी घटना है, जहां घटना के बाद आनन फानन में घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गोली लगने के बाद युवक के पैर में यह गोली लगी थी। पीड़ित युवक का नाम शोएब बताया जा रहा है, जो रउआ अम्मी गांव का रहने वाला है और फिलहाल डुमराल चौक के पास लॉन्ज में रहकर पढ़ाई करता है। हालांकि घटना क्यों हुई है, पीड़ित युवक कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कैसे घटना हुआ था, कैसे विवाद हुआ या कुछ भी नहीं हुआ था। कौन गोली मारा है? नाम नहीं जानते। और कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। कहाँ से? डुमरेल से घर जा रहे थे। नानी के घर से घर जा रहे। मतलब घटना कहाँ हुआ है, किस जगह? डुमरेल में। और सरायकेला जिला के राजनगर प्रखंड के छोटा जाम जोड़ा गांव के पास खेतों के झाड़ियों में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। वहीं आग की लपटें इतनी तेजी से फैलकर पूरे खेतों को जला दिया। जैसे ही छोटा जाम जोड़ा गांव के 2 बच्चे उसकी मां की नजर जब आगजनी पर पड़ी तो कच्चे लकड़ी की झाड़ियों को तोड़कर आग को बुझाने का प्रयास करते नजर आए। बताया जा रहा है कि अगर आग को समय रहते नहीं बुझाया जाता तो शायद ये आग की लपटें गांव तक पहुंच जाती और दर्जनों घर जलकर राख हो जाते। और आपको बता दें कि
जंगल में अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दी गई है। सरायकेला की एक खबर है, जहां छोटा जामचोड़ा गांव के पास खेतों के झाड़ियों में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। वहीं आग की लपटें इतनी तेज थी कि काफी दूरी तक चीजें जला दी गई थी। और आपको बता दें कि वहीं इस दौरान एक महिला ने और उसके बच्चे ने इस आग को बुझाया। अगर इस आग को नहीं बुझाया जाता तो शायद इस आग की लपटें गांव तक पहुंच जाती और कई घरों को अपने चपेट में ले लेती। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे बच्चे और महिला इस आग को बुझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। काफी दूरी तक आग लगा दी गई है, झाड़ियों में आग लगाई गई थी, जिसके बाद बच्चे और महिला की तरफ से कोशिश की गई, आग को बुझाया गया। यदि समय पर इस आग को नहीं बुझाया जाता तो इसका परिणाम काफी ज्यादा घातक होता। और पूर्वी चंपारण जिले के चुरैया अंचल परिसर में वार्ड सचिव 18 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, जहां आज इसके धरने का दूसरा दिन है। प्रखंड के सभी वार्ड सचिव 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका पहली मांग अनुरक्षक के पद पर वार्ड सचिव का चयन करना, दूसरी मांग वार्ड सदस्य द्वारा बदले हुए वार्ड सचिव की फिर से पदस्थापित करना और तीसरी मांग है वार्ड सचिव को स्थायी करना। इस धरना प्रदर्शन में प्रखंड के दर्जनों वार्ड सचिव ने हिस्सा लिया। इस पार्षदों का कहना है कि पिछले कई महीनों से लगातार आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिस वजह से ये लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रखंड के सभी पंचायतों में करीब करीब मुखिया द्वारा, पंचायत सचिव द्वारा, बीडीओ साहब के मिली भगत से आनंद फानन में फर्जी आम सभा करके वार्ड सचिव को हटा दिया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करके उसी विरोध में हम लोग धारणा किए हुए हैं। और निश्चितकालीन चिरैया प्रखंड के सभी वार्ड सचिव को अनुरक्षक पद पर बहाल की जाए और चिरैया प्रखंड के जितने वार्ड सचिव को अपने पद से हटा करके दूसरे फर्जी आम सभा करके वार्ड सदस्य और पंचायत सेवक द्वारा दूसरा वार्ड सचिव बहाल किया गया है, उसको पुनः पुराने वार्ड सचिव को पुनः पद पर बहाल की जाए। नहीं तो जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन शुरू रखेंगे और हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए रहेंगे। हमारे वार्ड सचिव संघ के बैनर तले हम लोग आज धरना अनिश्चितकालीन का जो आयोजन रखे हैं, जिसमें हम सभी लोगों का जो मांगे हैं, आनंद फानन में जो वार्ड सचिव को वार्ड सदस्य द्वारा बदल दिया जा रहा है, फर्जीवाड़ा करके जिस ढंग से बदल दिया जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ मैं सरकार से, मैं यहाँ से वीडियो पदाधिकारी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था को बंद कराया जाए। और पिछले 3 दिनों से नालंदा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दोपहर बाद भी कोहरे का चादर छाया रहता है, जिसके कारण एनएच पर चलने वाले गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। चौक चौराहे पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास करते दिख रहे हैं। हालांकि नगर निगम द्वारा भी चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से निजात नहीं मिलेगी। रात में ठंड और कोहरा बढ़ेगा। वहीं चिकित्सक की माने तो इस भीषण ठंड से बचने की जरूरत है। और आपको बता दें कि ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नालंदा में भी 3 दिनों से काफी ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा छाया हुआ है, जिसके कारण एनएच पर चलने वाली गाड़ियों को, वाहनों को जो विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। ठीक से धुंध के कारण दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कि सुबह के समय भी गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि इस ठंड से बचाव के लिए लोग जगह जगह पर अलाव जलाते भी नजर आ रहे हैं। अलाव की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की गई है, ताकि लोगों को जो ठंड से परेशानी हो वो ना हो और वो खुद को सुरक्षित रख सके। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि अभी इस कोहरे से और ठंड से लोगों को निजात नहीं मिल सकेगा। अभी आगे भी ये ठंड लगातार जारी रहेगा और आगे भी ठंड बढ़ सकता है। इसलिए ऐसे में जरूरत है कि लोग खुद को सुरक्षित रखें। मौसम है तो इसमें बच्चे को ठंड से बचाना है। इसमें निमोनिया होने का डर रहता है। बच्चे का खांसी, हफनी, बुखार, तो ये सब से बचाने के लिए बच्चे को सुबह में नहीं निकालना है
और धूप हो तभी निकलना है। बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को भी सुबह में नहीं निकलना चाहिए। जब धूप हो जाए तब निकलना चाहिए और ठंड से बचना चाहिए। और घने कोहरे की कहर से इंसान तो इंसान, अब जानवरों की जिंदगी भी महफूज नजर नहीं आ रही है। पलक झपकते ही दर्जन भर जानवर काल के गाल में समा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें बख्तियारपुर से आई हैं, जिसमें घने कोहरे के कारण बख्तियारपुर बिहार शरीफ सड़क मार्ग में बिजली ऑफिस के सामने NH 31 पर मवेशी से लदा ट्रक पलट गया और 11 मवेशियों की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना बख्तियारपुर पुलिस को दी गई। बख्तियारपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, लेकिन ट्रक पर सवार सभी लोग मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड के दलदला गांव में अज्ञात बीमारी से बकरियों की मौत का मामला सामने आया है, जिससे ग्रामीण परेशान है और वहीं दूसरी ओर विभाग इस बात से बेखबर है। नारायणपुर प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित दलदला में इस दिनों अज्ञात बीमारी से बकरियों की मौत हो रही है। एक सप्ताह की बात करें तो दलदला में 50 बकरे और बकरियों की मौत हो चुकी है, जिसकी अनुमानित रकम हजारों रुपए बताई जा रही है। सोमवार को ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद विभाग हरकत में आया। पशुपालन विभाग के डॉक्टर रितेश कुमार ने बताया कि उन्हें इसकी सूचना आज मिली है। कैंप लगाकर बकरियों में हो रही बीमारियों का इलाज करेंगे। और गुमला जिला प्रशासन और महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग गुमला के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान डायन प्रथा प्रतिषेधन अधिनियम 2001 के तहत चलाया गया। वहीं जागरूकता रथ को गुमला उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने ITDA भवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि डायन प्रथा समाज के लिए अभिशाप है और ऐसी सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने की जरूरत है। पूरे प्रदेश में इसका प्रकोप है और गुमला जिला भी इससे अछूता नहीं है। ये जो है गरीब तबके के लोगों को, खासकर महिलाओं को, कहीं समाज में कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर में इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये डायन है, ये भी सही है और ये मेरे परिवार को ये नुकसान पहुंचा है। तो इसी कुप्रथा को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है। लोगों को गांव-गांव में जाके, टोलों में जाके लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये ऐसी को। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी